आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं किसे, एम लक्ष्मीकांत को। ये कहूँ कि संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ तो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान को आप एम लक्ष्मीकांत के नाम से जानते हैं। ये वाली पुस्तक यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स भी इसको टीच कर चुके हैं, और बच्चों को बस पहली किताब इसी के बारे में जानकारी मिलती है। कोई यूपीएससी या कोई सिविल का एस्पिरेंट्स है आता है इस क्षेत्र में, तो उससे पूछिए कौन सी बुक आपके पास है, तो कहता है एम लक्ष्मीकांत। इतनी चर्चा इस पुस्तक की, सालों साल वह बच्चा अध्ययन करता है इस पुस्तक को, फिर भी उसे इसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन गाना किसकी गाता है? एम लक्ष्मीकांत। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनलों पर देखा गया कि लोग एम लक्ष्मीकांत को लाइन टू लाइन कथा बाँचते हैं कि आप सुनिए शब्दों को। लक्ष्मीकांत के शब्द को रटना नहीं है। क्या किसी ने कभी एम लक्ष्मीकांत को एप्लीकेशन मोड पे ला के पढ़ाने का प्रयास किया है? या कोई ऐसा भी है जो व्यवहारिक तरीके से आपको इसे समझाया है? क्योंकि इसकी भूमिका आपके प्री और मेंस में दोनों में अधिक है। यदि आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन 15 से 20 हो जाते हैं। आप यूपीएससी की बात करेंगे तो करंट से कनेक्ट होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन प्री में 5 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस को दे रहे हो तो यूपी पीसीएस में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की लाइनों से सीधा सवाल आपसे आपके ऑप्शन में, आपके स्टेटमेंट में नजर आता है। एम लक्ष्मीकांत हमारे लिए अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और ख़ासकर ये सहायक होती है। ये भी आप समझिएगा, ये कोई ऐसी संविधान की बुक नहीं है। संविधान के पढ़ने के लिए गाइड है। किसके लिए बनी है? सिविल एस्पिरेंट्स के लिए बनी है। जो पीसीएस और आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीएससी, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका भी आप देना चाह रहे हैं, उनकी बात अगर किया जाए तो एम लक्ष्मीकांत की भूमिका बड़ी ही अहम हो जाती है। लोग इसके नाम सुनते हैं, इसको खरीदते भी रहते हैं, लेकिन उनके अलमारी में सजी रहती है। सालों साल गुजर जाते हैं उन्हें शब्दों को समझने, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में शब्दों का जाल है। क्योंकि जिसने इस पुस्तक को लिखा है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को आईएएस में सिलेक्शन भी दिलवाया, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी संस्था को बंद कर दिया। यानी कि कोचिंग के डायरेक्टर द्वारा लिखी गई पुस्तक, एम लक्ष्मीकांत जो थे, उन्हें हैदराबाद में कोचिंग शायद चलती थी, वहाँ रहने वाले थे, उन्होंने इसको लिखा। इसकी चर्चा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लोगों के लिए एम लक्ष्मीकांत सिविल वालों के लिए बाइबल जैसी है। लेकिन बाइबल को समझ पाए हैं क्या आप कभी, या समझना चाहे या नहीं चाहे? आप ऑफलाइन क्लास करने जाते हैं तो भी टीचर्स इस एम लक्ष्मीकांत को सहारा नहीं लेते हैं। वो मना करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एम लक्ष्मीकांत की भाषा थोड़ी सी अलग है। हिंदी भाषियों के लिए समस्या बहुत है एम लक्ष्मीकांत के साथ, क्योंकि जो एम लक्ष्मीकांत है यह इंग्लिश में लिखी गई मूलतः। इसको ट्रांसलेट गूगल द्वारा किया गया, शब्दों की गलतियाँ बहुत सारी नज़र आती हैं, इसलिए बच्चे इसे आसानी से समझ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसकी शुरुआत हमारे द्वारा की जा रही है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन चैप्टर लेक्चर 1 लेक्चर 2 के तरीके से जैसे भी होगा एम लक्ष्मीकांत मैं आपका कंप्लीट करवाऊँगा। और आप ये भी समझिए कि बेहतर से बेहतर यूट्यूब पर एम लक्ष्मीकांत की क्लास आपको मिलने वाली है। शायद ऐसी क्लास बड़ी कोचिंग जो 2 लाख फीस आपसे लेती हैं, वो एम लक्ष्मीकांत को तोड़ के आपको ना बताएं, जैसा मैं बताऊंगा आपको। बट आपको पेशेंस रखना होगा मेरे साथ। किसी भी चीज़, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आप बिल्कुल नहीं स्किप करने वाले हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो फाउंडेशन 2025, 2026, 2027 यूपीएससी देने वाले हों, या 2025, 26, 27 में पीसी देने वाले हों, उनके लिए क्लास ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जो 2024 पीसीएस देने वाले हों, 25 देने वाले हों, उनको मुझे उम्मीद इस बात की मैं करता हूँ कि उन लोगों ने पहले एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया होगा तो उनके लिए और बेहतर होगा। लेकिन जो फाउंडेशन अभी जिनका बन रहा है उनके लिए तो बहुत ही, ये समझ सकते हैं कि अगर आपने सारे लेक्चर को कंप्लीट किया, कंप्लीट आप तब करेंगे जब मैं इस पर लेक्चर दूंगा। लेक्चर मेरे कंप्लीट हो जाएं, आप में समझ विकसित हो जाए, और मैं पूरा प्रयास करूंगा एम लक्ष्मीकांत की बुक से जो भी लाइन टू लाइन चीज़ें हैं उन्हें आपके अंदर उसकी समझ विकसित करवाने का
पूरा का पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो पहले सवाल ये उठता है कि हम यम लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ें, क्या जरूरत पड़ी है? नहीं पढ़ना चाहिए। क्या यम लक्ष्मीकांत के बिना पढ़े कुछ हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि बिना एम लक्ष्मीकांत के कुछ नहीं होगा। तो क्या यह सच है? अगर इसे पढ़ना आवश्यक है तो क्या सभी ने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है जो सफल हुए हैं? और नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ा क्या है? जिसने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है वह भी सेलेक्ट हुआ है, और जिसने पढ़ा है वह भी सेलेक्ट हुआ है। यानी कि दोनों की बातें हैं। हाँ, पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। हम पहले देखते हैं कि नहीं में हमें क्या नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। लक्ष्मीकांत अगर नहीं पढ़ते हैं तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है NCERT। आपके सामने क्या है? NCERT। NCERT की समझ आप में हो तो क्या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है? नहीं, NCERT तो पढ़ना ही होगा, साथ में एम लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप NCERT नहीं पढ़े हैं और लक्ष्मीकांत सीधे पढ़ना चाहते हैं, अब आप इसको समझते हैं, तो बेशक आप NCERT ना भी पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन NCERT की समझ आपके अंदर नहीं भी, लेकिन एम लक्ष्मीकांत की जो शब्दावली है उसे आप समझ रहे हो तो आप बहुत ईजिली एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या कोई और बुक्स है जिसे पढ़ा जा सकता है? क्या एम लक्ष्मीकांत बिना पढ़े भी सिलेक्शन होगा? बेशक हो सकता है, बिना एम लक्ष्मीकांत पढ़े भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बट उस बुक का नाम यदि मेरे द्वारा बताया जाए तो उस पर आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं। बता देता लेकिन आप उस पर यकीन नहीं करोगे। एम लक्ष्मीकांत की ऐसी कि तैसी वो किताब छूना नहीं पड़ेगा, फिर भी आप 70% चीज़ों को कवर करेंगे। और एम लक्ष्मीकांत की भी स्थिति है, अगर रेशियो पे मैं लाऊं तो एम लक्ष्मीकांत कितना, मात्र 55 से 60% ही इनमें कैपेसिटी है। कहाँ, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ध्यान रखिएगा, मेंस में इनकी क्षमता 55 से 60, या कह लिया जाए, मैं अधिक बता रहा हूँ आपको, अगर ये कहा जाए 45 से लेकर के 55 के बीच में है ये, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन हम जिस बुक का नाम आपको बताएंगे आप उसे यकीन नहीं मानोगे, आप उसका मजाक बनाओगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बुक अगर आप पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत की ज़रूरत नहीं है। और ये समझिएगा 65 से लेकर के 75% के बीच आपको वो रखने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे आप UPSC दें चाहे स्टेट PCS दें, GS2 का 65 से 75% कवर होने का मतलब होता है GS2 आपके ग्रिप में है, तब ऐसा होगा। एम लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ भी डालोगे तब पर भी 45 से 55 रह जाओगे। उसका नाम लेकर के मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप यकीन बिल्कुल नहीं करोगे, कहोगे अरे वो तो पागल टीचर्स बता रहा है, एम लक्ष्मीकांत के अलावा कोई बुक बताते नहीं। आप जो बता रहे उसको पढ़िए, कुछ सालों बाद एम लक्ष्मीकांत आउटडेटेड होंगे, वो आएगा, आ रहा है। जैसे एक मूवी है मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो आ रहा है करण अर्जुन, तो समझ लीजिए आपको खुद ही पता लग जाएगा। जब आप लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लक्ष्मीकांत ही क्यों, इसका आंसर आप खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये मुद्दे की बात थी। दूसरी बात, अगर हम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो किस चैप्टर को पढ़ें, ये मुद्दा आपके सामने है। कौन सा चैप्टर लाएंगे? क्या उसमें चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है? देखते हैं वो कौन से चैप्टर हैं। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप शुरुआत करना चाह रहे हैं एम लक्ष्मीकांत हमारे साथ, तो लेटेस्ट एडिशन की बुक ले लीजिए।
है ना, एम लक्ष्मीकांत। दूसरी बात, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको एक काम और करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढना होगा। किसका? प्री का। ना भी ढूंढो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ढूंढ लीजिएगा क्या? सिलेबस, है ना। सिलेबस ढूंढिएगा आप। अगर यूपीएससी देते हैं तो यूपीएससी का सिलेबस, स्टेट पीसीएस देते हैं, जिस भी स्टेट पीसीएस को आप देना चाह रहे हैं उसका प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। किसका? प्री और मेंस दोनों का अगर आपका सिलेबस हो तो बात बनेगी, और नहीं तो इस लक्ष्मीकांत को आप पढ़ने का बेटा कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस को आप दे रहे हैं तो आप समझिए कि आपके पास प्री और मेंस का सिलेबस होना चाहिए। और यही बता दें, सिलेबस होना ही नहीं चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, तब तो बचोगे, नहीं बचोगे। तो प्री का तो क्या सिलेबस याद करना है, मेंस का याद करना है। अगर आप मेंस चुकिए, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका GS2 है, आप जानते हैं। और GS2 आपको कुछ करना नहीं है, मेंस में क्या है, GS2 है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को ठीक से GS2 का याद कर लीजिए तो आप स्टेट पीसीएस में जैसे यूपी, जैसे यूके यानी उत्तराखंड, इन दोनों का सिलेबस सेम वही है जो यूपीएससी का सिलेबस है। तो आप इसको याद करेंगे तो अगर आप यूपी पीसीएस का भी दे रहे हैं तो आपको मेंस की सारी टॉपिक वही मिलने वाली है, टेंशन आपको नहीं। बस क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। किसी वीडियो में मैंने बता रखा है या बता दूंगा पुनः इस बात को कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्या अंतर है, दोनों में कोई डिफरेंट है क्या, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन के पैटर्न का डिफरेंट होता है, उसको मैंने कभी न कभी एनालाइज किया है, पुनः इस पर चर्चा मैं करूंगा आपसे। तो यानी आपको सिलेबस पता हो, बिना सिलेबस के इस मैदान में गलती से भी मत उतरना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो सकती है, क्योंकि इसमें वक्त की बर्बादी भरी है और पैसे की बर्बादी भी है। ये यहाँ डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, ये वक्त और पैसे दोनों को जहन्नुम बना देगा और अंत में तुम्हें बना देगा क्या, किसी लायक नहीं रहोगे। इसलिए इस क्षेत्र में उतरो तो पहले प्री और मेंस का सिलेबस देख लेना, नहीं तो मत उतरना गलती से भी। और सिलेबस जब तक देखोगे नहीं तब तक शिकार नहीं कर पाओगे। ये पता ही ना चले कि शेर है या जयकाल है, पता नहीं तो किसका शिकार करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि समझ रहे थे कि वो तो जयकाल है और वो था शेर, शिकार तुम खुद ही हो गए, तो शिकार कर लेगा आपको ही। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा, बी अलर्ट एंड बी पॉजिटिव। दो बातें, सावधान रहो और सकारात्मक रहो। किसके साथ? सिलेबस के साथ, तब बचोगे, अन्यथा नहीं। सिलेबस ऐसा समय आ जाए कि सिलेबस को रख करके बगल में ना पढ़ना पड़े, सिलेबस आपको पता हो, कोई पूछे तो बता भले ना पाइए, लेकिन जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कह दे हाँ ये तो हमारे मेंस में है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। संविधान, अब बात आती है कि एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन सिलेबस का होना जरूरी है, क्योंकि ये मानता हूं मैं 85% कंप्यूटर को सिलेबस ही नहीं पता है। उन्हें मैं गधा कहूं या क्या कहूं मुझे समझ में नहीं आता है। वो नोट्स भी बना लेंगे लेकिन सिलेबस नहीं पता है कि सर जी क्या करें। तो दोस्त मरते हैं किसके ऊपर, जिससे पढ़ते हैं, या प्रिंट आउट निकाल भी लेंगे सिलेबस, बस उसको देख के घबराते रहते हैं। उसको सिलेबस देखेंगे तो डीमोटिवेशन आता है, अरे राम राम इतना बड़ा सिलेबस कैसे संभलेगा, इसे नहीं देखते हैं। सामने वाला कितना ताकतवर है इसका अंदाजा बिना लगाए बेटा क्या आप उसे हरा पाओगे। तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है, आप में कितना दम है, तो सिलेबस पे आओ और प्रीवियस ईयर पेपर पे आ जाओ। सिलेबस जब आपको याद हो जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पे आ जाना। बहुत यहाँ सीधी सी बातें हैं।
तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर एम लक्ष्मीकांत हमको पढ़ना चाहिए, और जिसकी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। दो शब्दों की बात है, एक यहाँ लिखा है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है तो फिर पॉलिटी क्या चीज है? सवाल तो उठेगा आपके मन में, क्या दोनों एक ही हैं? लोगों से पढ़ते हैं संविधान, बताते हैं गधे लोग, पॉलिटी पढ़ते हैं, ऐसे बोलते हैं। जो नए नए बच्चे होते हैं उनसे पूछो क्या पढ़, पॉलिटी तैयार कर रहा हूं मैं। और पढ़ रहे थे क्या? चैप्टर पूछो कि कौन सा चैप्टर है? फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं सर। फंडामेंटल राइट्स क्या पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन है भाई? उनको यही अंतर नहीं पता है। संविधान का मजाक बनाने वालों की संख्या यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारी कोचिंगों में बहुत है। मजाक बनाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। इसके साथ खेलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और बेवकूफ़ बनने के लिए लोग तैयार भी हैं। बस उनको कहीं से शॉर्ट कट कुछ मिल जाए। मेरे द्वारा इस सब्जेक्ट पर कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसी संविधान से पीजी कर रखा है, यानी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैं मास्टर ऑफ लॉ हूँ। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि मैंने इसे पीजी की, एमए नहीं किया, एमए नहीं, मास्टर ऑफ लॉ एंड नेट क्वालिफाइड, इतनी बात है। मतलब मैं फुलफिल करता हूँ संविधान को पढ़ाने के लिए। मैं बीए पास आउट नहीं हूँ, ना मैं कोई IITian हूँ। मैंने संविधान को पढ़ाने का लाइसेंस ले रखा है, मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको पढ़ाने का, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको रीड किया है और मैं इसे टीच किया हूँ पूर्वांचल में, आप समझ सकते हैं। तो इस दो शब्दों को पहले आपको समझना होगा। किसे? संविधान को। आप पहले ये बात समझोगे, आप पढ़ोगे क्या और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पॉलिटी। अभी मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ। यह एम लक्ष्मीकांत में आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, ना कि पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ाऊंगा क्योंकि शासन प्रणाली हमारे यहाँ और गवर्नेंस जिसमें कनेक्ट है GS2 में, उसको एक साथ जोड़ कर पढ़ाऊंगा। लेकिन इन दो शब्दों का मतलब तो आपको समझा ही दूंगा कि आप खाली मत जाइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, यह एक लैटिन शब्द है। लैटिन है क्या है ये, कि जनरल इंग्लिश है? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है भाई? क्या कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जनरल इंग्लिश है या कोई लैटिन वर्ड है? और अगर लैटिन वर्ड है या जनरल वर्ड है इंग्लिश का, तो किस शब्द से इसका जन्म हुआ? इसकी ओरिजिन कहां से हुई भाई? सोचिए। ये तो नहीं कह रहा हूं कि समधन विधान जो सबको समान कर दे वही संविधान। मैंने कहा बीए पास आउट नहीं हूं, बस समझिएगा। वो बीए पास आउट टीचर्स का कमाल है जो कहता है समधन विधान संविधान। वो मैं नहीं करने वाला, बेइज्जती नहीं करूंगा। उसकी संविधान सभा का मजाक नहीं बनाऊंगा जिसने 2 वर्ष से अधिक समय लेकर के संविधान को रचा है। उन बुद्धिजीवियों की धज्जी नहीं उड़ाऊंगा जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके संविधान को रचा है। ये समझ सकते, इसलिए मैं कोई आपसे मजाक इसमें नहीं कर सकता हूँ। मैं सम्मान उनको दूंगा जिन्होंने इसको रचा है, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही डॉक्टर BR अम्बेडकर की। मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी शिद्दत से लिखा है। भले ही लोग कहते हैं संविधान को बदल दिया जाएगा, बदलना इतना आसान ही नहीं है, क्योंकि शरीर से अगर बैकबोन ही, अगर ये जो मेरे रज्जू ही ना रहे तो किसी काम के नहीं रहोगे। ऐसा ही है, इसे भारतीय लोकतंत्र से, भारतीय शासन प्रणाली से अलग कर पाओ, ये संभव नहीं है। अलग कर दिए तो खुद ही फंस जाओगे, क्योंकि लिखने वाले ने वो लिखा है कि लिखा 2 वर्षों से अधिक समय लिया लिखने में, लेकिन कहा कि हजारों साल तक रहेगा ये।
इतनी दूरदृष्टि उसमें थी लिखने वाले में, किसी ने इसे बदला और किसी ने इसमें महापरिवर्तन किया, वो इसके जाल में खुद ही फंसेगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर आप संविधान को हटा करके और बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देंगे, जो जटिल चीज़ों को बहुत आसान बनाएंगे और आसान चीज़ों को जटिल बनाएंगे, आप खुद ही इसमें ऐसा उलझेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने एक ऐसी सेना तैयार की जो मेरी ही हत्या करने की तैयारी में। वाह वाह, क्या बात है, यानी फिराक में होगी वो। अगर संविधान को, भारतीय संविधान को हटा करके, लोग कहते हैं, चर्चा चलती है संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान की बदल ही देता है तो एक ऐसी जमीन को तैयार करेगा जो उसके लिए ही रहने के लिए लायक नहीं रहेगी। ये बात समझिए, क्योंकि ये संविधान जो लिखा गया है ये उनके द्वारा रचा गया है जिन लोगों ने सड़कों पे उतर करके इस देश के लिए आंदोलन किया है, लड़ा है, शहीद हो गए हैं। उन लोगों के द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा वो राष्ट्रीय एक आंदोलन छेड़ करके, यानी ये किसी एक आंदोलन किसके लिए? भारतीय जनता के लिए। और इसलिए उनकी सोच किसके लिए थी? भारतीय जनता के लिए थी। ये मजाक नहीं है, इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान और प्रभावशाली संविधान भारतीय संविधान है। एक गर्व के साथ आपको कहना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे प्रभावशाली संविधान है। और इसकी आयु मैं ये कहूँ 100 साल 200 साल है तो नहीं, हजारों साल तक हो सकती है, अगर इसमें जिस संक्रमण आते समय थोड़ा थोड़ा जहाँ आवश्यक हो संशोधन होते रहें तो ऐसा संविधान शायद दोबारा लिखा जाए, क्योंकि ऐसी संविधान सभा वो बुद्धिजीवियों का सदन दोबारा बनेगा नहीं। क्योंकि ना कोई आंदोलन से आएगा, जो आएगा तो सोने के दरवाजे से प्रवेश करेगा, जो आएगा वो मलमल के गद्दों पे सो के आएगा, वो क्या समझेगा जनता के नब्ज को, वो क्या लिखेगा संविधान। क्योंकि इन लोगों ने नंगे पांव भारत की यात्रा की थी, संपूर्ण भारत को बार बार देखा था, करीब से देखा था, लाठियां खाई थी, उनमें से चुने हुए लोगों द्वारा ये संविधान रचा गया है। इसे मजाक कभी बनाना नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं अब इसकी आयु बहुत लंबी है, ये रहेगा भी, ये बदला नहीं जाएगा, तो पढ़ना पड़ेगा कि बदला नहीं जाएगा। GS2 में रहेगा और GS2 में रहेगा तो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, लक्ष्मीकांत को पढ़ना पड़ेगा। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो कौन से चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ चलने से पहले कुछ बातें हो जाती हमारी आपकी। दो शब्दों के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन वास्तव में जनरल इंग्लिश का एक वर्ड है। अगर कहा जाए ओरिजिन बाई कहाँ से इसका उत्पत्ति हो रहा है, तो उत्पत्ति हो रहा है, एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूटरे। क्या है? कॉन्स्टिट्यूटरे। कॉन्स्टिट्यूटरे अगर देखा जाए इसको हिंदी में लाना चाहें हम तो जकड़न है। क्या है? जकड़न है, जड़ है, जड़ों का जकड़न। कोई चीज जकड़ लेती है, आप निकल पाते हैं क्या? संविधान 395 बेन से बना हुआ अजगर है, जकड़ लेगा, निकलने नहीं देगा। ये समझ जाइए। यानी कॉन्स्टिट्यूटरे का सीधा मतलब, लोग कहते प्रबंध करना, अरे भाई अर्थव्यवस्था ना है, संविधान है, ये जकड़न है। इस शब्द की जो प्रयोग किया गया दुनिया के सभी देशों के लिए, इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इसको अगर आप ढूंढेंगे तो इसका मतलब सिर्फ जकड़न है। मैं सामान्य भाषा, व्यवहारिक भाषा में बता रहा हूँ। लोग, बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं ये तो घास का क्षेत्र था, वहाँ जकड़ा, वही सब कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा। एक शब्द की बात है, जकड़ लिया बाहर नहीं जाओगे। यानी कि आपके नियमों, ऐसे नियम हैं जिनमें बध गए तो जकड़ तो गए ना, तो वही तो है भाई कॉन्स्टिट्यूटरे। तो कॉन्स्टिट्यूटरे से निकला क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संविधान। अब आ जाइए पॉलिटी पे, सामान्य सी बात, इसे लोग कहते हैं राज व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ए कोडिफाइड, पूरी तरह क्या है? संहिताबद्ध होता है। क्या है? संहिताबद्ध है, नियमों का संकलन है, विधियों का संकलन है, विधियों का संग्रह है, नियमों का संग्रह है।
ऐसी विधियों का संकलन होता है जो उस देश की, जिस देश ने उसको लिखा है, अपने लिए लिखा है, उस देश के लिए क्या होता है, उस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी उसके संचालन के लिए होता है। वो जो नियमों को संहिताबद्ध किया गया है उनको चलाने के लिए ही क्या, उस शासन को चलाने के लिए। और शासन कहाँ होगा? शासन किसी राज्य में होगा, और राज्य में शासन होगा तो जाहिर सी बात, उस राज्य को चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्था क्या है? संहिताबद्ध जो नियमों का संकलन है, विधियों का समुच्चय, वो करेगा, वो व्यवस्था देगा उस राज्य को चलाने के लिए। यानी राज्य का प्रबंधन कैसे चले, राज्य कैसे अनुशासित होगा, कैसे नियमित होगा, कैसे विनियमित होगा, वो तय करने वाला है उस देश का संविधान, जो कि है कोडिफाइड। भारतीय संविधान की चर्चा कर रहा हूं मैं। यानी भारतीय संविधान क्या करता है? संहिताबद्ध है 12395। कितने आर्टिकल में? 1 से लेकर के 395 छेद। मैं नियम लक्ष्मीकांत में चलने से पहले कुछ सामान्य बातें आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बहुत अधिक है। क्योंकि जब आप किसी को पढ़ना शुरू करते हैं या किसी से मिलते हैं तो कहते भैया अपना परिचय दीजिए, तो कहते हैं अपना नाम बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ऐसे संविधान को पढ़ने से पहले उसका परिचय तो देना आवश्यक है, और परिचय लेना ही आवश्यक है, नहीं तो उसके साथ हमारा संवाद कैसे प्रारंभ होगा? संवाद शुरू करने के लिए परिचय जरूरी है। यानी कि संविधान नियमों का एक समुच्चय है जो किसी राज्य की व्यवस्था यानी प्रबंध को देखता है, और किसी राज्य में राजनीतिक संरचना होती है, उसे चलाने के लिए ही नियमों का संकलन होता है, विधियों का समुच्चय होता है। और वही संकलन जो किया गया है उस राज्य के शासन राजनीतिक संरचना को चलाने के लिए जो भी चीजें उसके लिए बना दी गई थी, यानी व्यवस्था दी गई थी, वही तो कहलाएगा राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था में 2 शब्द हैं, समझ जाइएगा आप इस बात को। राज व्यवस्था में 2 शब्द हैं। एक क्या है? राज्य। किसकी व्यवस्था करनी? राज्य की। तो अब राज्य कैसे बनेगा? राज्य का उद्भव कैसे होगा? क्या पहले राजा है या पहले राज्य है? कौन है? पहले राज्य होगा या राजा, ये डिसाइड करेंगे आप, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि पहले राजा आया कि पहले राज्य होगा। और जब राजा राज्य में आप डिसाइड करेंगे तो आप समझ जाएंगे अब ज़रूरत है संविधान की। तो हमारी शुरुआत यहीं से हो रही है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके चैप्टर को बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, बट उन चैप्टर को, सारे चैप्टर को एक साथ नहीं। हाँ, एक बात मैं बता दूंगा आपको, जब मैं लक्ष्मीकांत आप शुरू करते हैं तो आप GS2 का मेंस का टॉपिक 1 जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक 1 में ऐतिहासिक आधार संविधान का, उसका विकास कैसे हुआ संविधान का, उसकी विशेषताएं क्या है संविधान की, संशोधन जो महत्वपूर्ण वो, और जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन पे चर्चा कर लीजिए। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, जिसे आप आधारभूत संरचना कहते हैं, उसका अध्ययन कर लीजिए। और उसके साथ में क्या सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना के विकास में अपनी भूमिका कैसे निभाई है, और वर्तमान में निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, वो सारी बातें आपके टॉपिक 1 में हैं। और एक क्वेश्चन मेंस में आता ही रहता है, और प्री में अगर कुछ नहीं पूछा तो बेसिक स्ट्रक्चर से पूछ लिया, नहीं कुछ किया तो महत्वपूर्ण प्रावधान से पूछ लिया, आर्टिकल से नहीं पूछा संशोधन से कर दिया। यानी विशेषता, विकास, ऐतिहासिक आधार, कई सवाल हो सकते हैं, प्री में दोनों के सवाल हैं। मेंस बता दिया गया कि यही चैप्टर पढ़ना, यही इतना पढ़ना है, तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर 1 ऐतिहासिक आधार ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही है। यानी आप कोई चैप्टर पढ़िए, 1 से 2 दिन में पढ़ के कंप्लीट करिए। मैं इस पर लेक्चर देने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा चीज़ें कि क्या है, कैसे पढ़ना है। और नहीं बुक्स है तो बुक्स आप जरूर खरीदिए, लेकिन संविधान की एक ऐतिहासिक क्लास दूंगा, ये तो इस बात की गारंटी दूंगा। अगर आपको पढ़ने में पेशेंस होगा तो मुझे पढ़ाने में बहुत पेशेंस है। मैं संविधान ऐसा पढ़ाऊँगा, आपको ऐसा फील हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीमराव अम्बेडकर का एक आध बाल टूट के रह गया मेरे सर में, जो बाल कम है, उम्मीद कर सकते हैं बात की आप, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि मैं
कुछ छोड़ता नहीं हूँ। संविधान में, संविधान के हर आर्टिकल को घुस के पढ़ाता हूँ। या फिर लक्ष्मीकांत ने जो नहीं रखा है उससे भी आपको बताऊंगा। और मैंने कहा ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ऑफलाइन भी नहीं मिलेगी, 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं टू द पॉइंट ही आपसे बात करूंगा इस पर, और उसे कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन मोड पे रखूंगा इस सब्जेक्ट को, जिससे कि आप व्यवहारिक तरीके से समझिए, क्योंकि लिखने के समय व्यवहारिक बातें हमें याद रहती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको लक्ष्मीकांत कंप्लीट करवा दूंगा। आपको मेरी बातें जब भी अच्छी लगेंगी अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, और लोगों तक मुझे जोड़ने के लिए आप मुझे शेयर करिएगा। शेयर करेंगे तो जुड़ूंगा लोगों से, और जुड़ूंगा तो संविधान के भ्रम को तोड़ूंगा। इसलिए आपकी बात जो भी लेक्चर होगा, संविधान और संवैधानिक क्या भ्रम है, भ्रम है राज्य व्यवस्था और संविधान में, उसको भी तोड़ूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए।